हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज़। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम हैमी है। तो गाइज़ आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे कि क्या इंडिया एक फासिस्ट स्टेट होने की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। तो इससे पहले कि मैं ये बात करूँगी इंडिया एक फासिस्ट स्टेट बन रहा है, तो मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं है। आज के टाइम पे भी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। बट कहीं ना कहीं जब मैंने फासिज्म के बारे में पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इंडिया में कुछ ऐसे स्ट्रेंस हैं जो कि हमें ये सिग्नल दे रहा है कि इंडिया शायद थोड़ा सा एक फासिस्ट कंट्री बन रहा है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये जानें कि इंडिया एक फासिस्ट स्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमें फासिज्म का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो फासिज्म एक फार राइट आइडियोलॉजी है। तो जैसे हम जानते हैं कि आइडियोलॉजीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होती है राइट, लेफ़्ट और सेंटर्ड। लेफ़्ट में थोड़ा लिबरल टाइप के लोग होते हैं, और अगर राइट पे आप जाएं तो उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा एक ही व्यू पे डिपेंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर के टाइम पे या मुसोलिनी के टाइम पे जो आइडियोलॉजी थी वो एक ही थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप हिटलर का एग्जांपल लें तो हिटलर की क्या आइडियोलॉजी थी कि जर्मन रेस सबसे ऊपर वाली रेस है और जो ज्यूज़ हैं उनको मार देना चाहिए। तो ये एक फार राइट आइडियोलॉजी का मतलब होता है, और ये फैसिज्म भी एक फार राइट आइडियोलॉजी है। और फासिज्म का एक और जो सिग्नल होता है वो ये होता है कि आप एक डिक्टेटर के पीछे पूरी जनता लग जाती है। जैसे हिटलर के टाइम पे था, मुसोलिनी के टाइम पे था। मुसोलिनी इटली के लीडर थे जो कि फासिस्ट के फाउंडर माने जाते हैं, और जो ऑपोजिशन होता है उनको सप्रेस कर दिया जाता है, और जो लोग होते हैं उनको भी सेगमेंटेड कर दिया जाता है। मतलब उनके अंदर भी एक टाइप की आइडियोलॉजी थोप दी जाती है, और जो उनके साथ नहीं होता उनको सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये एक मोटा माटी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि फासिज्म होता क्या है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो सिग्नल्स होते हैं फासिज्म के, हम पहले उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज वो 12 पॉइंट्स जो कि हमें ये बताते हैं कि एक कंट्री एक फासिस्ट गवर्नमेंट होने की तरफ बढ़ रही है कि नहीं, हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट्स हैं वो आप अब इस स्क्रीन की साइड में भी देख सकते हो। तो मुझे जितने पॉइंट्स होंगे मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेशनलिज्म की फीलिंग भर देना। ठीक है, दूसरा है कॉर्पोरेट पावर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मतलब जनता के साथ जो मर्जी हो, गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं होती, बस कॉर्पोरेट पावर को प्रोटेक्ट करना है। तीसरा है रिलीजन और गवर्नमेंट को इंटरवाइन करना, मतलब रिलीजन और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको मिक्स करना। ठीक है, इससे जो सरकारें होती हैं उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है, लोगों को भड़काने में भी ये चीज़ें काम आती हैं। चौथा पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो ये है कि मिलिट्री की सुपरमेसी। फिफ्थ पॉइंट है ऑब्सेशन विद नेशनल सिक्योरिटी, मतलब हमेशा आपको ये चीज़ बताई जाती है कि जो खतरा है आप पे हमेशा बना रहेगा और आपको एक लीडर ही इससे बचा सकता है। ठीक है, मतलब आपको हमेशा ये बताया जाता है कि आप खतरे में ही हो, आप पे कभी भी अटैक हो सकता है। तो हमेशा एक जनता को इसी बहकावे में रखा जाता है। जो अगला पॉइंट है वो है फ्रॉडलेंट इलेक्शंस को होल्ड करना। ऐसे इलेक्शंस जो जिनमें कि धांधली होती है, जिनमें कि जिनको कि अच्छे से कंडक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आपको ये बताया जाता है कि आपका एक एनिमी है। ठीक है, आपको उससे खतरा है और पूरी कंट्री को उसके खिलाफ यूनिफाई कर दिया जाता है, और आपको ये बोला जाता है कि ये आपका एनिमी है, ये हमारी सारी कम्युनिटी को इससे ही खतरा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो सरकार होती है वो दूसरे मुद्दों से लोगों का जो ध्यान है वो भटका देती है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि रैम्पेंट सेक्सिज्म होना। ठीक है, तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको ये बताते हैं कि कंट्री एक फासिस्ट गवर्नमेंट बन रही है कि नहीं बन रही। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया वो है कंट्रोल्ड मास एंड मीडिया, मतलब कि एक कंट्री में जो मीडिया होता है वही आपको सारी वही एक कंट्री की आँख और कान सब कुछ होता है। तो अगर आप मीडिया आपको कंट्रोल में करोगे तो आप पूरी कंट्री का नैरेटिव चेंज कर सकते हो। तो एक फासिस्ट गवर्नमेंट का ये भी एक सबसे बड़ा साइन होता है कि आप जो मास मीडिया है उसको अपने कंट्रोल में ले आइए। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स थे जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कंट्री फासिस्ट है कि नहीं है। तो इंडिया पे कौन से पॉइंट्स लागू होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। बस जिस अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा कंट्रोल्ड मास एंड मीडिया। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक मीडिया में इतनी पावर होती है कि वो एक कंट्री का नैरेटिव सेट कर दे। तो इसीलिए कई गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं, अगर उनको अपनी पॉलिसीज़ को सही ठहराना है और अपने जो बुरे काम उनको
छुपाना है तो वो क्या करती है, पूरे मीडिया को अपने कंट्रोल में ले आती हैं। और इंडिया में हमने पिछले कुछ समय से ये देखा है कि जो मीडिया है वो बहुत हद तक गवर्नमेंट के अच्छे कामों के बारे में बात कर रहा है रादर दैन कि उनके बुरे कामों के बारे में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है देश पे जिससे आम जनता को बहुत ट्रबल आ रही है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे मुद्दों पे डिबेट करेंगे जिनकी अभी कोई ज़रूरत भी नहीं, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, तो वो ऐसी चीज़ें करेंगे। ठीक है, वो उन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे कि जो कि अब कंट्री फेस कर रही है। फॉर एग्जांपल आप पॉवर्टी की बात कर लो, आप एजुकेशन की बात कर लो, आप महंगाई की बात कर लो। ये 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, इन्फ्लेशन हो, या फिर जैसे मैंने पहले बताया पॉवर्टी हो। इस पर कोई बात ही नहीं करता, कोई मीडिया बात नहीं करता। ऐसे मुद्दों पे बात होती है जिससे कि जो सरकार है प्रेजेंट उसको फ़ायदा हो, और ऐसा एक नैरेटिव बनाया जाता है कि वो जो पॉइंट्स हैं जैसे इन्फ्लेशन, गरीबी वगैरह हो गई, इनका कोई महत्व नहीं है, बस जिन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। और क्योंकि इंडिया में रिलीजन और जाति एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए ये लोग उस पर बहस भी करते हैं, और इनको पता है कि लोग कहीं ना कहीं वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे गरीबी हो गई, एजुकेशन, इनको भूल के हमारी इस बात को सुनेंगे और उन पॉइंट्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देंगे जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि लोग आजकल के टाइम पे उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते और जाति धर्म इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते। मैं ये नहीं कह रहा जाति धर्म जरूरी नहीं है, ज़रूरी हैं, बट उनके साथ साथ जो और पॉइंट्स हैं, चाहे वो महंगाई हो या गरीबी हो या एजुकेशन हो, इन पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और एक और बात, पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें तो एलपीजी प्राइस हो या ऑयल प्राइस हो, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि तेल के आप प्राइस देख लीजिए, जो एडिबल ऑयल के प्राइस वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। पिछले कितने टाइम से कितने ज़्यादा परसेंट हमारा जो ये ऑयल प्राइस है वो बढ़ गया है। जब दूसरी कंट्रीज़ में ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे थे लॉकडाउन के टाइम पे, हमारे कंट्री में वो कितने ज़्यादा ऊपर थे। क्या इसके बारे में किसी ने कोई सवाल उठाया? बस वही मीडिया उठाता है जो कि सरकार को क्रिटिसाइज़ करता है, बट जो मीडिया सरकार के हाथों में या उनको सपोर्ट करता है वो इस पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वो उठाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो उठाएंगे तो इसका जो सीधा सीधा असर होगा वो सरकार पे होगा, और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इश्यूज़ जो कि उसको अफेक्ट करते हैं ज़्यादा नेगेटिवली, उस पर कोई डिस्कशन हो। तो गाइस, जिस अगले पॉइंट पे मैं बात करूँगा वो होगा कॉर्पोरेट पावर को प्रोटेक्ट करना। तो पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट पावर है उसको अननेसेसरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और इसका मतलब यही होता है कि कॉर्पोरेट पावर सरकार को कुछ बेनिफिट दिला रही है और जो सरकार है वो भी कॉर्पोरेट पावर को कुछ बेनिफिट दिला रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रफ़ाइल डील। रफ़ाइल डील जब हो रही थी इस गवर्नमेंट के टाइम पे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट था रफ़ाइल को बनाने का इंडिया में, वो अनिल अंबानी को दे दिया गया रादर दैन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया अनिल अंबानी की कंपनी को। ये सोचने वाली बात है कि अनिल अंबानी की कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था रफ़ाइल बनाने में या कोई भी एयरक्राफ्ट बनाने में। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस था एयरक्राफ्ट बनाने में। तो इससे हमें, जिसके पास थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है, वो समझ सकता है कि एक कॉरपोरेट को बेनिफिट दिलाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि फार्म लॉज अगर आप देखें तो उसमें एक क्लियर चीज़ दी गई है कि उसमें जो बचे कुचे किसान हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेके आने का पूरा एक प्रावधान है। हालांकि ये बोला जा रहा है कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, बट अगर आप उन लॉज को पढ़ें तो उसमें ये एक पूरा सिस्टम है कि जो बाकी के बचे कुचे फार्मर्स हैं पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर लेके आना है। तो उसका नुकसान क्या है कि जो फार्मर्स होंगे उनको जो दाम पे कॉरपोरेट फसल खरीदेगा उसी पे ही उनको देनी पड़ेगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और इसको देखते हुए आपने देखा होगा सरकार ने यह भी कहा कि हम कुछ अमेंडमेंट्स कर देंगे, हम कुछ चेंजेस कर देंगे, बट वो पूरे लॉज को चेंज नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इससे जो कॉर्पोरेट होगा उसको नुकसान होगा। अगर आप सोचें कि इतने अमेंडमेंट्स आप कर रहे हो तो लॉज कहीं ना कहीं गलत हैं, बट फिर भी सरकार उन लॉज को लेके आना चाहती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको फ़ायदा हो और वो किसान से सस्ती चीज़ें खरीद ले और आगे जाके महंगे दामों पे उन चीज़ों को बेचे। तीसरा पॉइंट अगर आप देख सकते हो, पिछले कुछ टाइम से इंडिया के एयरपोर्ट्स
कुछ एयरपोर्ट चाहे वो जयपुर का हो, ग्वालियर का हो, उनको प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है, जैसे अडानी कॉरपोरेट्स को दिया जा रहा है। तो ये बात समझ के परे कि इन एयरपोर्ट्स को क्यों अडानी कॉरपोरेट को दिया जा रहा है, जबकि ये जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हो, पहले भी तो होते थे, अब आपको देने की क्या ज़रूरत है? पहले भी तो सरकार काम करती थी, अब ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि आपको अडानी कॉरपोरेट्स को ये सब देना पड़ रहा है? तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट, जो आज की हमारी गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट्स है उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है। गाइस, जो पहला सबसे पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो होगा नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को बहुत बार लोग पैट्रियोटिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं। तो नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में पहले फ़र्क ढूंढना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पैट्रियोटिज्म क्या होता है कि पैट्रियोटिज्म में एक जो इंडिविजुअल होता है वो अपने कंट्री के स्पिरिट्स और जो उनके प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करता है, मतलब कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। वो अगर किसी लीडर को उसने देखना होता है कि वो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, वो ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करता, वो ये देखता है उसने काम क्या किया है, उसने कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्या किया है और कहीं इसने कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं किया है। तो ये एक पैट्रियट पर्सन करता है। पैट्रियट का मतलब ये भी नहीं कि कोई लोग आप पे अटैक कर दे, आप अपनी कंट्री को ये ना बोलें कि आप दूसरी कंट्री पे अटैक ना कीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो एक सच्चा पैट्रियट होगा, अगर पाकिस्तान ने पुलवामा में हमारे जवान मारे तो पैट्रियट बालाकोट एयर स्ट्राइक्स को बिल्कुल सपोर्ट करता। बट नेशनलिज्म में क्या होता है कि ब्लाइंडली आप एक लीडर को फॉलो करते हो, वो कुछ भी सही या गलत के आप सिर्फ उसको फॉलो करते हो। आपके अंदर एक फीलिंग बना दी जाती है कि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका कंट्री पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक अस वर्सेस देम की फीलिंग आपके अंदर बना दी जाती है कि अगर ये लीडर नहीं होगा तो ये कम्युनिटी आपको पूरी तरह ख़त्म कर देगी। तो ये बेसिक एक फ़र्क है नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में। और ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने डिफेंस के मामलों में बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हों, चाहे वो उरी स्ट्राइक्स हों या फिर आर्टिकल 370 हो। ये तीनों ऐसे मुद्दे थे, स्पेशली बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो बहुत अच्छे डिसीजंस थे। वो इसीलिए क्योंकि पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उसने 2008 में कुछ नहीं किया, बट इस सरकार ने बहुत अच्छा मेजर लिया और स्ट्राइक किया पाकिस्तान में जाके। बट प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब इसी पूरे जो डिसीजन है इनको अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी बना दिया जाता है। बहुत बार ये चीज़ देखी गई है कि आपने ये सारे काम कर दिए तो आपने इसको एक पॉलिटिकल मूव में कन्वर्ट कर दिया। आपको करना भी चाहिए, अगर आपने काम किया आपको जनता को बताना भी चाहिए, बस। बट इसकी आड़ में जब आप इकोनॉमी हो या और इम्पॉर्टेंट इश्यूज हो उनको छुपाने लग जाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ कि और जो इकोनॉमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ऐसे इश्यूज को छुपा दिया गया और सिर्फ इन्हीं मुद्दों के बेस पे इलेक्शन लड़ा गया और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जीत भी गई। तो और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को भी पता है कि लोग सिक्योरिटी के मामले में बहुत सेंसिटिव हैं और दूसरे इश्यूज को भूल जाते हैं। जब कंट्री की बात आई तो दूसरे इश्यूज भी आप भूल जाते हो। तो इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं वो उठाते। नहीं तो 2016 में नोटबंदी थी और भी ऐसे डिसीजन हैं जिससे ही कंट्री की इकॉनमी को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन उन पे इतनी बात नहीं हुई। और अभी भी ऐसा ही, क्या देखिए ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, फिर वैक्सीनेशंस की कमी आई। अब तो फ़िलहाल वैक्सीनेशंस की इतनी कमी नहीं, वैक्सीन काफ़ी फास्ट लग रही हैं, बट पहले काफ़ी ऐसे डिसीजन से कोरोना के टाइम पे जो कि काफ़ी गलत है इस सरकार के द्वारा। अब तो चलो फिर भी कोविड का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है, वैक्सीन भी लग रही है, बट उन इश्यूज़ को छुपाने के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटका रही थी और इन्हीं इश्यूज़ का कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रहे थे। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार को भी ये समझना और लोगों को भी ये समझना कि नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में फ़र्क है। पैट्रियोटिज्म को फॉलो कीजिए और नेशनलिज्म की फीलिंग भी अपने अंदर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक रखिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि उसका फ़ायदा जो होता है वो सरकार उठाती है। गाइस, जो अगला पॉइंट जिस पे मैं बात करूँगा वो होगा ऑपोजिशन को टारगेट करना। किसी भी सरकार, चाहे वो सेंटर में बैठी हो चाहे वो उसको पूरा हक है कि वो अपना जो कंपेटिटर है उसको टारगेट करे। कोई गलत काम करता है तो उस पर उसको टारगेट करे। बट कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज़ देखी है पिछले कुछ सालों से कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जाता है और टारगेट करना भी चाहिए। मीडिया टारगेट करता है उनको और उनको टारगेट को कुछ गलत करते हैं उनको टारगेट करना भी चाहिए। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप ऑपोजिशन को बिना बात पर नहीं, आप उनको कुछ ज़्यादा ही टारगेट करने लग जाओ। आप उनको नाम देने शुरू कर दो, लिब्रांडू या सिक्युलर, ऐसे आप जब नाम देते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है।
और मैं ये नहीं, और बहुत ज़रूरी है कि जो, और ये जो नाम ये मोस्टली मीडिया ही देता है, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है जब मीडिया ऑपोजिशन को ऐसे नाम देती है तो जो सेंटर की सरकार है उसको भी ऐसे कुछ नाम दे, क्योंकि ऐसे बहुत से काम इस सरकार में हुए हैं जिस पे कि आप उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे सकते हो, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मीडिया वो काम नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि अगर वो ये चीज़ करेंगे तो उनको डायरेक्टली इस पर अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये जो एक नाम देने का कल्चर चल पड़ा है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। और लोगों के अंदर ये नाम देने का जो, या अपोजिशन को टारगेट करने का जो एक क्राइटेरिया शुरू हो गया, एक प्रोसेस शुरू हो गया, वो इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हम अपोजिशन को दबा देंगे, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम देंगे, इनको डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी से जोड़ देंगे, तो उसका फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि हमें इनको वोट नहीं करना है, ये इनकी आइडियोलॉजी हमारे खिलाफ है, तो हम इनको ही वोट करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और ये चीज़ काफ़ी, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो गलत है। टारगेट आपको करना है तो आप दोनों साइड्स करिए, सेंटर को भी कीजिए और ऑपोजिशन को भी कीजिए। और एक और जो पॉइंट है वो है जर्नलिस्ट को डराना धमकाना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे इंडिया में जो कि सेंटर को काफ़ी खुलेआम आके अपोज करते थे, ठीक है, उनको इस चीज़ की कीमत भुगतनी पड़ी। आप प्रसून बाजपेयी को देख लीजिए, आप अभिसार शर्मा को देख लीजिए, आप रवीश कुमार को भी देख लीजिए। अभिसार शर्मा और एबीपी को, जो ये अपने प्रसून बाजपेयी थे, इनको तो निकाल ही दिया गया था इनके न्यूज़ चैनल से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सच बोला था कि, तो इनको तो हटा ही दिया था इनके न्यूज़ चैनल से। रवीश कुमार पर भी कभी ना कभी रेड पड़ती रहती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये लोग गलत काम की तो रेड मत मारिए, बट और जो मीडिया आउटलेट्स हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता जो कि सरकार के खिलाफ काफ़ी अच्छा बोलते हैं, उनके मीडिया आउटलेट्स पे क्यों नहीं रेड पड़ती, मुझे समझ में नहीं आता। अगर इन पे आपको शक हो रहा है तो दूसरों पे क्यों नहीं शक हो रहा है, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि कई एक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस सरकार को टारगेट करते हैं। तापसी पन्नू हो या अनुराग कश्यप, उनके घर में भी रेड की गई है, और ये कहा जाता है कि यार इनके घरों में तो रेड कांग्रेस के टाइम पे भी पड़ती थी, बट इस सरकार पे स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम है कि ये जो लोग इनको टारगेट करते हैं ये उनके घर रेड मार देते हैं। दैनिक जागरण में भी यही हुआ, और ये चीज़ भी काफ़ी उभर के आई थी कि तापसी पन्नू ने 5 करोड़ का कोई घपला किया, या उनका घर पेरिस में था। अनुराग कश्यप का भी आ रहा था कि बहुत सारे पैसे जो थे उन्होंने खाए हैं, लोगों के खाए नहीं, मतलब उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे पैसे हैं जो कि जिनको इन्होंने टैक्स नहीं दिया है, इनकम टैक्स की अब रेड पड़ी थी। बट बात यह कि अगर इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं तो ये आज ये लोग बाहर खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं की जाती? क्योंकि ये जितने भी अमाउंट है पैसों का, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इन्होंने इतने टैक्स की चोरी की है तो इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है, इन पे फाइन क्यों नहीं किया? जो अगला पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें ये बताती है कंट्री में पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम कितना है। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग में, इंडेक्स की रैंकिंग में 2019 में 94 रैंक पे था, बट 2020 में इंडिया 111 रैंक में आ गया आउट ऑफ 162 कंट्रीज। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ह्यूमन राइट्स इंडिया में कितने ज़्यादा गिर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में सारे लोग बुरे हैं। हर एक कंट्री में ऐसे बुरे लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी कंट्री जिनकी वजह से पूरी जो दुनिया है वो एक कंट्री को जज करने लग जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम पीपल, इंडिया की जो ये रैंकिंग है वो गिर गई, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बहुत अच्छे हैं। और अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करूँगा वो होगा दुश्मन क्रिएट करना, डिवाइडिंग लाइंस क्रिएट करना बिटवीन कम्युनिटीज़। जैसे हमने एक पहले पॉइंट के बारे में बात की थी, जब हम फासिज्म के वार्निंग साइंस के बारे में बात कर रहे थे, हमने ये चीज़ बोली थी कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने फ़ायदे के लिए कम्युनिटी में दुश्मन क्रिएट करती है, और उन लोगों को ये कहा जाता है कि ये जो दुश्मन है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है और ये बहुत ख़तरनाक है, और इससे आपको हम ही बचा सकते हैं। और इससे उनको सीधा सीधा फ़ायदा ये हो जाता है कि लोग उनकी आइडियोलॉजी मान जाते हैं और उनको वोट भी दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे उनके अगले 5-10 साल उनको वोट मिलते रहते हैं एक ही आइडियोलॉजी से, ठीक है। और जो दुश्मनों को डिवाइड करने की बात है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप उसको कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कलर के नाम पे आप उनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा हमने देखा पिछले 7 साल में काफ़ी हुआ है कि जो रिलीजन्स हैं या जो कास्ट में, उसमें काफ़ी डिवाइड आया है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक
यही कोशिश की है कि ये जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए अपने एजेंडे को लोगों तक फैलाने में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ कर रही है, वाइस वर्सा भी बहुत हो रहा है। ये मेजॉरिटी और मिनॉरिटी में भी हो रहा है, मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के साथ भी ऐसे हो रहा है कि मेजॉरिटी को उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स है बोलते हैं कि ये लोग बुरे हैं, बट ऐसे नहीं कि मिनॉरिटी में ऐसे लोग हैं। मिनॉरिटी में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बोलते हैं कि यार मेजॉरिटी में जो रिलीजन है वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। ऐसी चीज़ें भी बहुत हैं। तो ये वाइस वर्सा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही रिलीजन कर रहा है। तो ये भी एक पॉइंट था जिसके बारे में बात करना चाहता था और यही बताना चाहता था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक डिवाइडिंग लाइंस क्रिएट करती हैं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए।